फिलिंग रूल। ठीक है, ये आपको आर्टिकल का नाम जो है नजर आ रहा है। तो इससे पहले हमने जो आर्टिकल पढ़ा था वो था क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने सीखा। जब तक आपको क्वांटम नंबर्स की ठीक तरह से समझ नहीं आएगी, आपको इस आर्टिकल की अच्छे से समझ नहीं आएगी। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है क्वांटम नंबर्स के बारे में, तो वो दोबारा जो है मेरा पिछला लेक्चर जो है क्वांटम नंबर के बारे में वो सीखे, उसके बाद जो है इस लेक्चर को अच्छे से सुने और फिर सीखें। तो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो कुछ ना कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर फिल करने के कुछ रूल्स हैं। वो है सबसे पहले N+L रूल, उसके बाद है आपका प्रिंसिपल, उसके बाद है पाली एक्सक्लूजन रूल, उसके बाद है हर्ट्ज और डीजनरेट ऑर्बिटल रूल। हर्ट्ज रूल को डीजनरेट ऑर्बिटल रूल भी कहते हैं, और ये मैंने आपको सिखाया था कि डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है सेम होती है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है उनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। जिस तरह P है, P सब शेल्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, Px, Py और Pz, तो वो जो है डीजनरेट ऑर्बिटल है। इसी तरह D जो है, D सब शेल जो है वो 5 वे से स्पेस के अंदर लाई करते हैं, तो वो भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। बिफोर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स वी शुड नो सम पॉइंट्स विच इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स रूल्स को स्टडी करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्बिट और शेल्स ये एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है ना, ऑर्बिट कह लें या शेल कह लें, ये एक ही जो है ना चीज़ के दो नाम हैं। और ऑर्बिट और शेल जो हैं किसी भी एटम के अंदर वो K, L, M और N, P, R इस तरह के शेल। ठीक है ना। और दूसरी बात जो है वो है ऑर्बिटल्स या सब शेल। तो S, P, D और F ये ऑर्बिटल्स हैं या सब शेल्स हैं। ऑर्बिटल और सब शेल्स एक चीज के नाम है, ऑर्बिट और शेल्स एक चीज के नाम। जब मैं ऑर्बिट या शेल कहूंगा तो आपने समझ लेना है कि वो बात हो रही है K, L, M, N इस तरह की शेल्स की बात हो रही है या ऑर्बिट की बात कर रही है। और जब मैं बात करूंगा ऑर्बिटल की तो आपने समझ लेना है कि ये जो है सब शेल्स की S, P, D और F यानी कि सब शेल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपने समझ लेनी है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ठीक है, ये दो अलग-अलग चीजें हैं, जबकि ऑर्बिट और शेल एक ही है। ऑर्बिट और शेल एक ही है, ऑर्बिटल और सब शेल ये भी एक ही। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है। एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे ऑर्बिट हैं या शेल्स हैं ये बच्चों सब शेल से मिलके बने, मतलब सब शेल से मिलके जो है शेल बना। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जो पहला शेल होता है K शेल, इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, या पहला ऑर्बिट जो है इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, और वो कौन सा ऑर्बिटल है, वो S ऑर्बिटल। ठीक है, जो हमारा दूसरा शेल है L, इसके अंदर दो सब शेल होते हैं, यानी कि ये दो सब शेल से मिलके बना हुआ है S और P से। जो हमारे पास तीसरा शेल है वो तीन सब शेल से मिलके बना हुआ है S, P, D से। और जो हमारा चौथा शेल है वो N शेल जो है वो चार सब शेल से मिलके बना हुआ है S, P, D और F से। तो ये भी बात आपने याद रखनी है कि शेल्स जो है सब शेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बात आपने सीखनी है कि किसी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है ना, किसी भी जो है ऑर्बिटल के अंदर या किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, 2
इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है आपने कि किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, मैं ऑर्बिट की बात नहीं अभी कर रहा, मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, मैं सब शेल की बात कर रहा हूं, मैं शेल्स और ऑर्बिट की बात अभी नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि किसी ऑर्बिटल या सब शेल्स के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने हैं, ठीक है ना। तो देखें कैसे, देखो मेरे पास एस सब शेल है ना, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। पी जो है इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये बात समझ नहीं आई कि मैंने अभी बात की है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं मैक्सिमम, तो पी के अंदर 6 क्यों है। तो बच्चों अभी आपको मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था कि पी ऑर्बिटल जो है ये डीजनरेट ऑर्बिटल है और ये 3 तरह से स्पेस के अंदर लाई करता है, पी एक्स, पी वाई और पी जी, ठीक है ना। तो पी को जब 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ना, तो सब में 2-2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। हर ऑर्बिटल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखे ना, 2 पी एक्स में आगे, 2 पी वाई में आगे और 2 जो है पी जी में आगे। टोटल कुल मिला के जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां भी ये बात सामने आ रही है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसके बाद देखो जो डी है, इसके अंदर टोटल जो है ना ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन 10 क्यों है, क्योंकि इसलिए है कि डी जो ऑर्बिटल है, जो सब शेल है, ये 5 वे से लाई करता है स्पेस के अंदर। किस तरह से, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। तो सब में देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कुल मिलाकर जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल की, तो एफ ऑर्बिटल के अंदर भी बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। तो 14 कैसे लाई करेंगे, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो है स्पेस के अंदर 7 तरह से लाई करता है। तो हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल कुल मिलाकर जो है 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बात भी आपने समझ लेनी है। इसके बाद जो लास्ट वाली बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब मैं बात कर, पहले हमने बात की है ऑर्बिटल्स की कि ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। उसको मैंने प्रूव भी किया ये एग्जांपल देके। आगे अब हम बात करने लगे हैं ऑर्बिट की या शेल की, ठीक है ना। तो बच्चों किसी भी ऑर्बिट या शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है 2n स्क्वायर। ये फार्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये मैं इसको जो है ना एरो को इधर घुमा भी रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं टोटल, वो कौन सा फार्मूला है, n 2n स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है, n जो है ना ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। n बेसिकली क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो n है ना ये आपको बताएगा कि कौन सा शेल है, नंबर ऑफ शेल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर मैं कहूं कि के शेल में मैंने देखने हैं कि के शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो के शेल चूंकि पहला शेल है तो के के लिए n की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे n की जगह मैंने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर आता है 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि पीछे अभी आपने बात की कि जो के शेल है वो सिर्फ और सिर्फ एस सब शेल से मिलकर बना है और एस सब शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए बच्चों के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही जो है ना मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखें एल शेल में अगर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो एल शेल के लिए एन की वैल्यू जो है वो होती है 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन। एल शेल के अंदर देखो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों एग्जिस्ट करते हैं अगर देखा जाए तो एल शेल जो है ये बेसिकली 2 सब शेल से मिलकर बना हुआ है, एस और पी से। तो एस में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और पी में आते हैं 6, ये आपके सामने है। तो 2 + 6 ये टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप 2 एस में आगे और 6 जो है पी में आगे, और पी भी आगे 2-3 हिस्सों में डिवाइड है, सामने 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये आपके सामने। इसके बाद अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरे पास जो है एम शेल के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर देंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन जो है ना एम शेल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और देखें कैसे एग्जिस्ट करेंगे जी, क्योंकि एम शेल जो है ये 3 सब शेल से मिलकर बना है, एस, पी और डी में।
डी से, और एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 और डी के अंदर मैक्सिमम जो है 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। टोटल कुल मिला के जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात कर रहे हैं हम एन शेल की, तो एन शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए यही फार्मूला अप्लाई करें और एन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 4 होती है। तो इस सब को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे 32 इलेक्ट्रॉन जो है एन शेल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि एन शेल जो है ये 4 सब शेल से मिलकर बना है, एस, पी, डी और एफ से। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर जो है 10 आते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल कुल मिलाकर जो है ना 32 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल को स्टडी करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए थी, तो ये मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं n+l रूल की, ठीक है ना। जो पहला रूल है n+l रूल, तो बच्चों ये वाला जो रूल है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है, बल्कि ये रूल जो है ऑर्बिटल्स के लिए है। ये रूल ऑर्बिटल्स के ऊपर अप्लाई होगा। ऑर्बिटल्स मींस सब शेल्स के लिए ये रूल जो है सब शेल्स के ऊपर जो है अप्लाई किया जाएगा। ये रूल कहता क्या है? ये रूल कहता है कि जो ऑर्बिटल्स है ना वो अपनी n+l वैल्यूज की बिना पे रेंज होंगे। मतलब कहने का क्या है कि जो जो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ना, वो न्यूक्लियस से दूर हट जाएंगे, ठीक है ना। वो न्यूक्लियस से जो है दूर हटते जाएंगे। तो ये बात आपने याद करनी है कि n+l रूल जो है ये कहता है कि जब आप न्यू ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हो तो वो अपने n+l वैल्यूज की बिना पे अरेंज होंगे। मतलब कि जिनका n+l वैल्यू जो है कम होगी वो पहले न्यूक्लियस के करीब होगा, और जो जो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक मसला ये भी है कि जब हम n+l वैल्यूज निकालते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, तो कुछ समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए n+l वैल्यू जो है सेम होती है। तो उनमें से किस ऑर्बिटल को पहले अरेंज किया जाएगा? तो बच्चों जब आपको पता चले कि कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके लिए n+l वैल्यू जो है सेम है, तो उनमें से सबसे पहले आपने उस ऑर्बिटल को अरेंज करना है जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये है जी, फॉर एग्जांपल इसको स्टडी करने के लिए मैंने ना कुछ ये आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है, ये बनाई है। फॉर एग्जांपल देखो ये मेरे पास कुछ सब शेल्स हैं, कैसे 1s है, 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 3d है, फिर 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। तो ये सब शेल्स को अरेंज करना है मैंने, ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू n+l वैल्यू। तो देखें कैसे अरेंज करती हैं। सबसे पहले देखें मैंने जब 1s लिखा है उसके बाद मैंने 2s लिखा है बच्चों। मैंने 1s के बाद 1p नहीं लिखा, और उसके बाद देखो 2s है, 2p है और 3p नहीं लिखा मैंने। फिर मैंने 3s लिखा है, 3p लिखा है और 3d है और 3f नहीं लिखा मैंने। उसकी रीजन है, उसकी रीजन पीछे भी आपको बताया मैंने कि जो 1s लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये पहले शेल का सब शेल, और ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है ना 1 2 3 4, ये बेसिकली नंबर जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ शेल को, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल के कौन सा शेल है। और ये जो s p d और f है ना, ये बता रहे हैं कि कौन सा सब शेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ना 1s, तो इसका मतलब है कि पहले शेल का s सब शेल। जब मैं कहता हूँ ना 2s, तो इसका मतलब है दूसरे शेल का s सब शेल। और जब मैं कहता हूँ ना 2p, तो इसका मतलब होगा दूसरे शेल का p सब शेल। इसी तरह आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1s लिखा है, 1p नहीं लिखा। उसकी रीजन मैंने आपको पीछे बताई है कि जो k शेल है ना वो सिर्फ s सब शेल से मिलके बने, और मैंने आगे 2p लिखा है l के लिए, लेकिन 3p नहीं लिखा। उसकी भी रीजन है क्योंकि l जो है ना वो 2 सब शेल से मिलके बने, s और p से। इसके बाद मैंने m के लिए 3f नहीं लिखा क्योंकि m शेल जो है वो 3 सब शेल से मिलके बना है,
जो कि एस पी और डी है। तो इसी तरह मैंने एफ लिखा है एन के लिए, तो इसका रीजन है कि जो एन शेल है वो जो एन शेल है वो 4 सब शेल से मिलकर बना है, एस पी डी और एफ से, तो इसलिए मैंने 4 लिखा। तो अब इनके लिए मैं n प्लस एल वैल्यू निकालूं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना 1 2 3 गिनती के, ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो एस पी डी इंग्लिश के आपको स्मॉल लेटर्स नजर आ रहे हैं ना, ये सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो 1s के लिए जो n की वैल्यू है ना वो 1 है, क्यों? क्योंकि ये 1 बता रहा है कि ये पहले शेल का सब शेल है, और l की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो l रिप्रेजेंट कर रहा है एज़िमुथल क्वांटम नंबर को, और s के लिए l की वैल्यू बच्चों होती है 0। ये आप पीछे सीख चुके हो पिछले लेक्चर्स के अंदर क्वांटम नंबर्स में, ठीक है ना। इसके बाद देखें 2s की जब हम बात करेंगे तो 2s के लिए n की वैल्यू होगी 2 और s के लिए l की वैल्यू होगी 0। इसी तरह अब हम p की बात करेंगे 2p की, तो 2p के लिए n की वैल्यू 2 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसी तरह देखो 3s के लिए n की वैल्यू है 3 और s के लिए l की वैल्यू 0। इसके बाद बच्चों 3p के लिए n की वैल्यू है 3 और p के लिए l की वैल्यू है 1, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 3d, तो 3d के लिए n की वैल्यू है 3 और d के लिए l की वैल्यू है 2। इसके बाद अगर बात करें 4s, तो 4 के लिए n की वैल्यू है 4 क्योंकि चौथा शेल है, और s के लिए l की वैल्यू होगी 0। इसके बाद अगर बात करें 4p की, तो 4p के लिए n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 1, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 4d की, तो 4d के लिए n की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 2 l के लिए, l जो d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, ये आप सीख चुके हो एज़िमुथल क्वांटम नंबर में। इसके बाद 4f की बात करें तो 4f के लिए n की वैल्यू है 4 और f के लिए l की वैल्यू है 3, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यूज है इनको मैंने प्लस करना है, n प्लस l वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 जो है हमारे पास आ जाएगा 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4 एंड 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है, तो n प्लस l वैल्यू जो रूल्स है वो ये कहता है कि जो जो ऑर्बिटल की वैल्यूज बढ़ती है वो अरेंज होते हैं, तो जो सबसे कम वैल्यू वाला ऑर्बिटल होगा वो पहले अरेंज होगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सबसे जो कम वैल्यू है ना n प्लस l वैल्यू वो 1s की है, तो बच्चों सबसे पहले जो है 1s अरेंज होगा। उसके बाद जो वैल्यू है वो 2s की है 2, तो 2 अरेंज होगा। अब देखो ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, ये आपको सर्कल नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई, तो ये बात आपने समझ लेनी है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो उनमें से किसको पहले अरेंज करना है। तो अगर ऐसे ऑर्बिटल जिनके लिए n प्लस l की वैल्यू सेम होगी तो उनमें से सबसे पहले आप उसको अरेंज करोगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो बच्चों ये देखो ना 2p और 3s के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो इनमें से सबसे पहले आप उसको अरेंज करोगे जिसके लिए n की वैल्यू कम है। तो अगर देखा जाए ना तो n की वैल्यू 2p के लिए कम है, क्योंकि 2p के लिए n की वैल्यू 2 है और 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, तो आप सबसे पहले अरेंज करोगे 2p को, ये आपको नजर आ रहा है 2p पहले अरेंज है, ठीक है ना। फिर 3s जो है ना अरेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको अरेंज करना है। आगे चले 3p और 4s देखो, 3p को देखो और 4s को देखो, इन दोनों के लिए भी n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो इनमें सबसे पहले कौन अरेंज होगा 3p होगा, बजाय इसके कि 4s अरेंज हो। 3p पहले आएगा क्योंकि 3p के लिए n की वैल्यू 3 है और 4s के लिए n की वैल्यू जो है 4 है, तो वो वाला ऑर्बिटल पहले अरेंज होगा जिसकी n की वैल्यू जो है कम होगी, ठीक है। इसके बाद देखें 3d और 4p, इन दोनों के लिए भी सेम है, 5 वैल्यू है, तो इसके लिए भी सबसे पहले 3d पहले अरेंज होगा फिर 4p अरेंज होगा। तो ये था n प्लस l वैल्यूज के बिना पे आपने ऑर्बिटल्स को अरेंज किया। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो रूल है वो है ऑफबाउ प्रिंसिपल बच्चों। तो ये रूल जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, और ये रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी अपने एनर्जी ऑर्डर के एतबार से सब शेल के अंदर जो है अरेंज होते हैं। कैसे? जिस इलेक्ट्रॉन की
एनर्जी सबसे कम होगी वो 1s में आएगा, फिर इससे जो ज्यादा एनर्जी वाला होगा वो 2s में आएगा, फिर इससे ज्यादा एनर्जी वाला होगा वो 2p में आएगा। बात अगर सिंपल वे में की जाए तो जो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी वो न्यूक्लियस से दूर हटते जाएंगे। तो ये देखे ना, ये न्यूक्लियस से दूर हट रहे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह ये न्यूक्लियस से दूर हटते जाएंगे। तो आपका प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एनर्जी आर्डर के एतबार से जो है सब शेल में अरेंज होते हैं। इसके बाद जो तीसरा रूल है हमारे पास वो है पाली एक्सक्लूजन रूल। और ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं वो सेम स्पिन के साथ नहीं रहेंगे, वो अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम स्पिन रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है वो कि वो एक जैसी स्पिन शो करें, वो अपोजिट स्पिन शो करेंगे। अपोजिट स्पिन का मतलब क्या है कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक जो है क्लॉकवाइज मूव करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल देखो एस ऑर्बिटल है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो ये अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। एक की स्पिन जो है क्लॉकवाइज है, एक ही एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह देखें अगर पी है, पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अब पी जो है 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो हर ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, ठीक है ना। डी जो है इधर देखो ये 5 हिस्सों में डिवाइड होता है और डी के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हर ऑर्बिटल के अंदर 2 जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। तो पाली एक्सक्लूजन रूल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। हाफ जो है क्लॉकवाइज मूव करेंगे और हाफ जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्ट्ज रूल की। तो हर्ट्ज रूल क्या कहता है बच्चों? हर्ट्ज रूल ये कहता है कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल मौजूद है और इस तरह से मौजूद है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आपने डीजनरेट ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है और ऑर्बिटल्स की तादाद ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? फिर इलेक्ट्रॉन जो है अलग-अलग ऑर्बिटल्स के अंदर आएंगे विद सेम स्पिन, ठीक है ना। बात समझनी है, बात अच्छी तरह से आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि अगर हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल मौजूद हैं और इस तरह से मौजूद हैं कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं उनकी तादाद कम है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है और ऑर्बिटल्स की तादाद ज्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है हर ऑर्बिटल के अंदर आएंगे विद सेम स्पिन, ठीक है। समझ लेना बात। इसके बाद दूसरा इसका पार्ट कि अगर इसके उल्ट हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाए और ऑर्बिटल्स की तादाद कम हो जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर आएंगे विद अपोजिट स्पिन। तो इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास ना एक एग्जांपल है, पी ऑर्बिटल के अंदर टोटल जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास 6 नहीं है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मेरे पास ना 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? पी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है तो हर ऑर्बिटल के अंदर जो है अलग-अलग एक ऑर्बिटल आएगा सेम स्पिन के साथ, ठीक है। बात समझ लें। तो अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, पी के अंदर टोटल 6 आते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल्स की तादाद कम है, मतलब 3 ऑर्बिटल है, तो फिर क्या होगा? इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में आ जाएंगे विद अपोजिट स्पिन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम है और ऑर्बिटल ज्यादा है तो फिर हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विद सेम स्पिन। तो ये देखें आगे, डी के अंदर टोटल आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, अगर 5 हो तो डी 5 हिस्सों में डिवाइड होता है, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विद सेम स्पिन। लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो, आप देखो 5 ऑर्बिटल है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है और ऑर्बिटल कम है, तो फिर क्या होगा? हर ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन। तो ये जो है हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स रूल है या हर्ट्ज रूल है। तो बच्चों ये था हमारे पास ऑर्बिटल का जो रूल है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ऑर्बिटल्स के अंदर, ये था। इसके बाद आपको मैं एक चीज और सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी कैसे होती है, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स को आपने कैसे अरेंज करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बिना पे। तो ये मैंने कुछ अपने तौर पे लिखी हुई है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है
कैसे याद करना है, हर लफ्ज को आपने बच्चों दो दो दफा रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये ऐसा आपको जो नजर आ रहा है, इसको आपने कहना है सीखो सीखो, ठीक है ना, दो दफा रिपीट किया, सीखो सीखो, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, डॉक्टरी पढ़ना सीखो, डॉक्टरी पढ़ना सीखो, फिर डॉक्टरी पढ़ना सीखो, फिर डॉक्टरी पढ़ना सीखो, ठीक है ना। हर लफ्ज को आपने दो दो दफा रिपीट करना। अब आपने एस को जो नंबर देना है ना, वो 1 से स्टार्ट करना है। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, ठीक है। इसके बाद आपने पी को नंबर देना है 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ठीक है। इसके बाद आपने डी को नंबर देना है 3 से, 3d, 4d, 5d, 6d, ठीक है ना। इसके बाद आपने नंबर देना है एफ को, तो एफ को बच्चों आपने नंबर देना है 4 से, 4f, 5f, ठीक है। इसके बाद आपने इसके अंदर आपको पता ही है कि कितने कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो एस के अंदर 2 आते हैं मैक्सिमम, पी के अंदर 6 आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं और एफ के अंदर जो है 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर देनी। इसके बाद इसको समझने के लिए मजीद एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारे पास 3D सीरीज की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने आपके सामने जो है एग्जाम्पल्स रखी हैं। अब इसको हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो ये शॉर्ट के तौर पे एमसीक्यूज के तौर पे आ जाती हैं कि इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो। तो समटाइम तो वो एटॉमिक नंबर दे देता है, समटाइम एटॉमिक नंबर नहीं देता, तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद करने पड़ेंगे। तो ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेरे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, फेरस, फेरस आयरन भी कह सकते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो है 21। तो पीछे जो आपने सीखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसको यूज करते हुए आप कर सकते हो। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। ये देखो ना, यहां तक जो है ना 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो चला गया है डी के अंदर। इसके बाद टाइटेनियम देखो, इसका एटॉमिक नंबर है 22। तो यहाँ पे देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2। ये देखें पहले 1 है फिर 2 है। इसके बाद वैनेडियम देखें 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट पे 21, 22, 23। तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3, बाकी सारे का सारा पोर्शन देख लें, यहां तक जो है सारे का सारा सेम है। इसके बाद देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। रूल के मुताबिक तो ये है क्योंकि 1, 2, 3 और 4, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना वो रूल से थोड़ी सी हट गया, वो है एक्सेप्शनल केस। ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है ये है 4s1, 3d5। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बेसिकली वो है 4s1, 3d5। रूल वाली नहीं है 4s2, 3d4 नहीं है, वो ये है 4s1, 3d5, ठीक है ना। तो इसकी बात हम बाद में देखते हैं ये ऐसा क्यों है, ये रूल से क्यों हट गया। इसके बाद मैंगानीज को देखो, मैंगानीज के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ डी के अंदर जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि ये रूल के मुताबिक आ रही है 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फेरस देखें ये भी सारे का सारा सेम है, सिर्फ और सिर्फ डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कोबाल्ट भी सारा सेम है, डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। निकल भी सेम है लेकिन डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब कॉपर को देखो, डी के अंदर बेसिकली 9 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे लेकिन ये भी रूल से हट गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी मैं बाद में बात करता हूँ ऐसा क्यों है। जिंक देखें बिल रूल के मुताबिक है तो इसके अंदर डी के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब ये देखें क्रोमियम और कॉपर ऐसा क्यों जो है बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रोमियम और कॉपर जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी एक्सेप्शनल बिहेवियर देखें। क्रोमियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसकी लास्ट पे देखें ये चीज जो मैंने उठा के नीचे लिखी है 4s2 और 3d4, इसकी रूल के मुताबिक ये है कन्फिगरेशन। लेकिन जो ऑब्जर्व कन्फिगरेशन है, जो एक्चुअल कन्फिगरेशन है वो है 4s1, 3d5। तो बच्चों ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है कि जो ऑर्बिटल है ना वो दो तरह से स्टेबल होते हैं, या तो कंप्लीटली फील्ड हो जाए या पार्शली या हाफ फील्ड हो जाए। ये बात समझनी है कि ऑर्बिटल दो तरह से स्टेबिलिटी गेन करते हैं, या मुकम्मल तौर पे फील्ड हो जाए या हाफ फील्ड हो। तो मुकम्मल तौर पे तो तभी ये फील्ड होने थे ना कि एस के अंदर तो दो ही आते थे, डी के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो ये स्टेबल हो जाता। अब ये हाफ फील्ड हो जाएंगे कैसे? यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा, प्रमोट होगा और डी के अंदर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4s1 और 3d5। अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों उठेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों प्रमोट होगा? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखें एस और डी के दरमियान जो गैप है एनर्जी का वो बहुत कम है, ठीक है। एस और डी के अंदर, क्रोमियम के केस में एस और डी सब शेल के अंदर जो एनर्जी का गैप है ना वो बहुत कम गैप है, इसलिए यहाँ से एस वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा डी में, और जिसकी वजह से ये पार्शली फील्ड हो जाएंगे। तो देखो एस जो है इसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब आ रहा है 1, ये भी हाफ फील्ड है, और डी के अंदर टोटल आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आ रहे हैं 5, तो ये भी हाफ फील्ड है। तो ये स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसलिए क्रोमियम की एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ना वो 4s1 3d5 होगी। और अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने इसको टिक नहीं करना, इसको टिक करना है आपने, ठीक है। इसी तरह अगर देखो कॉपर का, तो कॉपर की जो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है रूल के मुताबिक जो कन्फिग्रेशन है वो है 4s2 3d9, लेकिन इसके भी एस और डी ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और यहाँ पे चला जाएगा, और इसकी जो ऑब्जर्व कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 4s1 3d10। तो बच्चों ये देखो ये हाफ फील्ड हो गया, ये कंप्लीटली फील्ड हो गया, तो इसकी भी जो है ना ये भी स्टेबिलिटी गेन कर गया। तो ये बातें आपने याद करनी है कि क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो रूल से थोड़ी सी हटके है, बाकियों की रूल के मुताबिक है। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक, और ये चैप्टर आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे नए सिरे के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से समझें, सीखें, और जिस चीज़ की समझ ना आए आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।